हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस फतेहगढ़ में। मैं आदेश कुमार, आपका मैथ्स एंड 10th क्लास फिजिक्स मेंटर, आज आपके सामने लेके आया हूँ 10th क्लास का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, जो बहुत ही इजी है। हालांकि आपको इजी लगेगा जरूर, हम कोशिश करेंगे कि आपको इजी लगे। तो आज 10th क्लास का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप हमारे साथ इस चैप्टर के साथ खेलने की। तो बच्चों, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हालांकि सीबीएसई में ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये बीच में है, ठीक है, बट जो पैटर्न हम लोगों को पढ़ाया जाता है वहां पे हम लोगों को ये पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है। फर्स्ट टर्म में हमारा ये पहला चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है, इसमें जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट को पढ़ेंगे, लेकिन करंट को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा चार्ज, ठीक है। ये बहुत ही सुना सुनाया वर्ड है आपका, आपने क्लास 7th और 8th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है चार्जेस के बारे में, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी आपने इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि चार्ज एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, ठीक। मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बता रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं पहले, फिर इसको समझाऊंगा। चार्ज is the property of a substance, ठीक है। कह सकते हैं हम कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by which it experienced a force. Charge is the property of a substance by which it experienced a force when it placed in an electric field. अच्छा, स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकता है कि गड़बड़, उसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डज इट मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि अगर जैसे कि मैग्नेट रखी होती है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, तो हम लोगों ने बचपन में कुछ गेम्स खेले हैं। इस मैग्नेट के चारों तरफ हम कहीं ब्लेड रख के देखते हैं, छोटे छोटे हम आयरन के कुछ यानी जो मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं उनको रख के देखते हैं, तो क्या होता है कि एक फोर्स वो फील करते हैं। लाइक हम अगर यहाँ पे कोई सी एक नेल रखें, आयरन नेल रखें, तो क्या होगा कि जब ये इसके रीजन में आएगा, यानी कि जहां पर ये मैग्नेट है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जैसे ही ये आयरन नेल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पर मैग्नेट है और इसके रिस्पेक्ट में अगर चार्ज होता है, तो चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वैसे चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी सब्सटेंस को लेके आते हैं और अगर उस सब्सटेंस पर कोई एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आपका दो तरीके का होगा, या तो वो अट्रैक्शन होगा या वो रिपल्सन होगा। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्सन होगा। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो एनीथिंग व्हिच एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, राइट। अब चार्ज हम लोगों ने जान लिया कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। जिसको देखिए, जो चार्ज होता है तो यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। जनरली जो चार्ज होता है हमारा वो दो तरीके का होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे चार्ज, तो हम बात कर रहे होंगे वहां पर या तो प्रोटॉन्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स।
अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे होंगे तो प्रोटॉन्स, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डेफिनेटली जो चार्ज हमारा बनता है वो बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनता है, या तो प्रोटॉन से बनेगा या फिर इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए होता क्या है कि प्रोटॉन की अगर बात करें हम, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेम वे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहेंगे 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, ओके, तो इस चीज को हमें याद रखना है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ठीक है, चार्जेस की कुछ बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उतना आगे नहीं जाएंगे, हम 10th क्लास के लेवल पर ही डिस्कस करेंगे, तो 10th क्लास तक की बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। So here is the properties of charge. Properties of charge. ठीक है, तो properties of charge में पहली प्रॉपर्टी क्या है, like charges repel each other. रिपेल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इसके पास में हम एक और पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो इसमें क्या होगा, ये चार्ज इधर भागेगा, ये चार्ज इधर भागेगा और ये वाला चार्ज इधर भागेगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। सपोज अगर यहीं पर दोनों निगेटिव होते, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये भी चार्ज इधर भागता, ये भी चार्ज इधर भागता। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। सेम वे अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। इन द सेम वे रियल लाइफ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर ये निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसकी हम बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, व्हाट इज दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैं पहले से पूरा डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा। according to this property of charge is the integral multiple of इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था चार्ज में क्या कंटेंट्स होते हैं, या तो प्रोटॉन्स कंटेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर चार्ज को रिप्रेजेंट कौन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो डेफिनेटली चार्ज वहां पर क्या होगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या वो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, या वो चार इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, अगर आप अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, दैट मींस ई की वैल्यू रखेंगे तो 1.6 से निगेटिव में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है,
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब कि चार्ज जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5, 2.5, 3.5 में चार्ज कभी भी नहीं होगा। किसी भी चार्ज में 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। यही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे वो हमेशा इंटीजर में होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हो सकते हैं, बट अगर इस तरीके से नहीं आएगा 1.5 एंड 2.5 एंड 3.5 लाइक दैट, ऐसे नहीं आ सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे नहीं आ सकता कि 3/4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट देयर, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो चार्जेस हमेशा आपके क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन हमारा अराइज होता है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में 10th क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, find the number of electrons in 1 coulomb of charge। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी कि जो चार्ज होगा, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, जो चार्ज होगा, या फिर ऐसे लिखें पूरा प्रॉपर तरीके से कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन, और मल्टीपल है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी हमें मिली Q इक्वल टू एन। इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। राइट, तो अभी देखिए हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक, हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन पूछा है हमसे कहीं ना कहीं। ये एन ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन क्या है, एन है कोई सा भी इंटीजर, एन हमारा यहाँ पर कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो यही एन हमसे पूछा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कितने एन होंगे। मतलब गिवन है हमें चार्ज कितना, कितने चार्ज की बात कर रहे हैं हम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, हम 1 कूलम्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब। ओके, और किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E की वैल्यू अभी हमने बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। हालांकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो निगेटिव होगा, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किसी के निगेटिव, किसी भी चीज की संख्या या नंबर निगेटिव हो नहीं सकते। तो फॉर दिस कंफ्यूजन हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे। राइट, अच्छा, अब इनकी वैल्यू फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो यार इट इज Q 1 कूलम्ब इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, n हमें कैलकुलेट करना है, तो n कितना आएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। जनरली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बच्चे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले 10⁻⁻19 को हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10⁻+19। ये 1.6 है, 1.6 से हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक और 10 ऊपर चला जाएगा, वो 10 हम यहाँ पे ऊपर लेके आ गए, और यहाँ पे हमने कितना लिखा, 16, पॉइंट हटेगा 16 हो जाएगा। राइट, देन अगेन अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक और 10 वापस ले लिया, यहाँ से एक और 10 हटाएंगे तो इसको 10⁻19 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10⁻18 तो ये 10 ये था, और इस 10⁻19 को मैंने 10 × 10⁻18 करके लिखा, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये चीज हो जाएगी 100 × 10⁻18/16। तो स्टूडेंट जब इसको 16 का 100 में डिवाइड करेंगे, 16 का 100 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, आई थिंक वो नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जब 100 में 16 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द कैलकुलेशन।
ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, जनरली एक डेफिनेशन और पूछी जाती है हम लोगों से क्लास 10th में। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो एमसीक्यूज बेस में आ जाते हैं, लगभग 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर 9th क्लास में आपने देखा होगा, पहले वो वर्ग पढ़ाते थे, कहते थे वर्ग की यूनिट जूल होती, फिर कहते थे बताओ 1 जूल क्या होता है। तो ये सेम चीज यहाँ पर है कि अगर चार्ज हमने पढ़ा तो वो कहेंगे व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, यानी 1 कूलम क्या है, 1 कूलम चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो सिंपल, अभी हमने क्या बोला कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम चार्ज को, इट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, it is that amount of charge which contains 6.25 into 10⁻18 electrons। ओके, तो 1 कूलम कभी भी पूछा जाए आप इसको सीधा लिख सकते हो कि 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज which contains 6.25 into 10⁻18 electrons, राइट। चलिए, अब चार्ज को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे करंट। ठीक है, चार्ज पढ़ने के बाद अब हम लोग करंट पढ़ेंगे। तो अब देखिए करंट क्या होता है, या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी करंट की बात आती है तो करंट आपका जब भी फ्लो होगा जब किसी सब्सटेंस में या किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे मूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आपको पता है बहुत अच्छे से, दो substances which conduct electricity is called conductor and those substances which does not conduct electricity is insulator। so हम यहाँ पे एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। Here is a कंडक्टर। अब आप कहोगे सर कंडक्टर नहीं है, पाइप लग रहा है। हाँ, ये कंडक्टर ही है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाया हुआ है। अब अगर ये कंडक्टर है तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई नहीं कह सकता, हम तो कहेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अच्छा, अब इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? ऑफकोर्स मूव कर रहे होंगे, है ना। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन अब ये मूव कैसे कर रहे हैं, ये इधर जब को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, यानी सबकी अपनी मर्जी है, जिसका जिधर मन आया उधर भाग लिया, जिसका जिधर मन आया उधर भाग लिया। कोई प्रोसीजर नहीं है अभी इनकी मूव करने का, कोई भी प्रोसीजर नहीं है। तो जिसका जब मन आया उधर भाग लिया, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आप एक रूम में बैठे हो, आप बहुत सारे रूम में बैठे हैं लोग, भीड़ लगी हुई है, और अचानक से एक सांप फेंक दिया जाए, क्या होगा उस कंडीशन में? सब अपनी अपनी मर्जी से इधर उधर भागेंगे। तो क्या पॉसिबल है सबका एक साथ रूम से निकल, भागदड़ मच जाएगी। ठीक है ना, सब वही एक दूसरे से टकरा के वहीं गिर जाएंगे, एक ही दो होगा जो बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो होगा क्या कि अगर हम इसको कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि अभी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है ना, ये कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर कहते हैं कि फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करती है। हमने क्या किया, इस कंडक्टर में एक बैटरी को लगा दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इस बैटरी को लगाया और यहाँ पर लगा दिया एक स्विच, और स्विच को मैंने किया ऑन। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसमें बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको मिली है एनर्जी। बैटरी एक्चुअली क्या प्रोवाइड करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है।
तो हुआ क्या कि जैसे ये बैटरी मैंने कनेक्ट की, अब ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है ये किधर भागेंगे, अब ये भागेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये वाला निगेटिव पोल इनको भगाएगा, और क्योंकि ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये कहेगा इधर से आप उधर भागो, और ये भागेंगे किधर, पॉजिटिव चार्ज, यानी इधर से इनमें रिपल्शन होगा बट इधर से इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भागेंगे पॉजिटिव की तरफ। अब क्या है कि सबको जब सोर्स ऑफ एनर्जी सेम मिल रहा है, सेम बैटरी से कनेक्टेड है ये पूरा कंडक्टर, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और कुछ अच्छे मैनर में जाएंगे। लाइक ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन सब एकदम से सेट हो जाएंगे, ठीक है, जरूरी नहीं लाइन में लगे, बट मैं एक अच्छा अरेंजमेंट दिखाने के लिए इनको लाइन में ही लगा रहा हूं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस बैटरी की तरफ भागेंगे, ये सब बैटरी की तरफ मूव करेंगे। अब ये तो जब किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में या किसी भी कंडक्टर में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें करंट फ्लो होता है। करंट किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सब्सटेंस में कब फ्लो करता है, जब उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से मोशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मूव करें। अभी हमने देखा था सब रैंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बट अब रैंडमली मूव नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब ये बैटरी की तरफ मूव करें तो यहां से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और करंट हमारा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली चीज ये कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर साइड, दैट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन है वो हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और जो करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, क्या डिफाइन करेंगे इसको, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितना स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स करंट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट पर, इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के फ्लो पर। सिंपल तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक करंट इज the rate of flow of charge, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन रेट का मतलब 1/t, दैट मीन्स टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, एंड चार्ज Q से डिनोट करते हैं, और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया करंट को कैलकुलेट करने को, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और प्ले करेंगे, यहां से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो व्हाट इज द करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में जितनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो भी रैंडमली नहीं, एक डेफिनेट मैनर में, उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा।
ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसकी पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट क्या होगी बच्चों? Q, इसकी यूनिट अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, कूलाम, और टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो I की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम को C से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कि इसको हम एक नाम से डिनोट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। जैसे मैं कहूँ कि 2 एम्पियर करंट है तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर कहूँ 3 एम्पियर करंट है तो 3 एम्पियर। ठीक है ना, इसको कूलाम पर सेकंड से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसी चीज को बोला गया है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उनकी बात करें। ये पूछते हैं हमसे व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर करंट क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, हमें 1 एम्पियर की बात करें तो I को हमने कितना लिया? 1 एम्पियर। अब ये वाली चीज 1 एम्पियर कब आएगी? जब चार्ज भी कितना हो? 1 कूलाम, और टाइम भी कितना हो? 1 सेकेंड। तो क्या कह सकते हैं हम 1 एम्पियर करंट के लिए? इट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ करंट, है ना, एम्पियर की बात करें, 1 एम्पियर, एम्पियर मीन्स करंट, दैट अमाउंट ऑफ करंट in which 1 coulomb of charge flows in 1 second, राइट। अगर 1 एम्पियर पूछा जाता तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते थे। एक और तरीका था आपके पास डिफाइन करने का, अभी हमने पढ़ा था कि दैट अमाउंट ऑफ चार्ज in which 1 कूलम नहीं कहेंगे हम, 1 कूलम मतलब क्या होता है? 6.25 into 10 to the power 18 electrons flows in 1 second, राइट। तो 1 एम्पियर करंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ करंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, और ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ करंट इन विच 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन 1 सेकेंड। मतलब क्या कि 1 कूलम को भी तो हम 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और कि इलेक्ट्रॉन को मेजर करने की डिवाइस क्या होती है? व्हाट इज द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द इलेक्ट्रॉन? तो उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। तो एमीटर इज द डिवाइस by which we measure the amount of current. The amount of current flows, ठीक है, the amount of current flows, जो जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? एमीटर से, राइट। अच्छा, एमीटर से हम इसको मेजर तो करेंगे। अब एक चीज आपने कॉमन देखी है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि किसी भी डिवाइस का करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर को किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? तो यहाँ पे हम 2 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जनरली, या तो सीरीज या पैरेलल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, कि बच्चों बल्ब का सिंबल होता है, अभी मैं आपको सिंबल्स पढ़ाऊंगा किस तरीके से सिंबल्स होते हैं। एक बल्ब लगा हुआ है और हमें अगर इसमें जानना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके सीरीज में एमीटर को लगाएंगे। ये सिंबल एमीटर का होता है, ठीक है ना, इसके सीरीज में लगाएंगे, राइट। इसके सीरीज में एमीटर को लगाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं और ये सिंबल्स किसका कौन सा सिंबल होता है, ठीक है। अगर आप इस एमीटर को ऐसे लगा देते, ऐसे, तो ये हो जाता पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट ऐसे हम एमीटर को नहीं लगा सकते। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं, उस मीटर के बाद आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो वो सारी डिवाइसेस किस कॉम्बिनेशन में लगी हैं? एमीटर से सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हैं।
तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस आपका टीवी है, फ्रिज है, वट एवर यू आर यूजिंग एट योर होम, ठीक है, उन सब के सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर लगता है, ठीक है ना। तो आजकल बिजली की चोरी भी हो जाती है ऐसे ही कि हम एमीटर से पहले ही कोई चीज लगा, अगर एमीटर को हम यहाँ बाद में लगा दें, ठीक है ना, तो ये एमीटर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको नहीं दिखाएगा, उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा कि कितना यहाँ से करंट गया और इसने कितना यूज किया, ठीक है ना। तो एमीटर को हमेशा हम करंट मेजर करने के लिए डिवाइस के सीरीज में लगाते हैं, राइट। तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ से सीखी। हम चार्ज पढ़ चुके, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके और करंट को पढ़ चुके। करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको पढ़ चुके, और उस डिवाइस को किसी भी डिवाइस में जिसमें करंट जिसमें फ्लो हो रहा है उसमें मेजर करने के लिए हम उसके सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने अभी बात करी थी। तो इधर लिखेंगे नेम, इधर लिखेंगे सिंबल्स। तो जो भी सिंबल्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। नंबर 1, अभी जो हमने बना के दिखाए थे वही बना देते, ठीक है। ये मैंने बनाया था, तो बच्चों ये होता है बल्ब, ठीक है ना। अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो उसमें हमें बल्ब भी बनाना पड़ेगा, बैटरी भी बनानी पड़ेगी। तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू ड्रॉ बैटरी लाइक दैट, जैसी होती है वो, तो उसमें कुछ साइंटिफिक सिंबल है, ठीक है ना, तो उनका हम यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे हमने अभी इस तरीके से देखो, अगर मैं केवल ये बना दूं तो ये क्या है, एक सेल है, और जब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं, राइट। तो ये है बैटरी। इसमें बड़ा वाला जो ये लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, उसको पॉजिटिव, छोटी लाइन होती है नेगेटिव। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एलईडी बल्ब आते थे छोटे छोटे, तो उसमें एक जो वायर होता था वो छोटा होता था, एक वायर जो है वो बड़ा होता था। तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता था कि जो बड़ा वाला वायर है वो पॉजिटिव है और जो छोटा वाला वायर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बैटरी। बैटरी व्हाट, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, चलो सेल को भी लिख लेते हैं हम, तो कंफ्यूज हो गया, प्लस माइनस ये सेल है, अगर सिंगल है तो उसको हम सेल बोलेंगे, राइट। फोर्थ, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, राइट। इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या होता है रेसिस्टेंस, हम पढ़ेंगे इसको आगे, तो अभी हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक। ये रेसिस्टेंस हो गया। और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है आप उसमें देख लेना, मैं सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। एक और होता है इस तरीके से, ठीक है, अगर ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है, अगर इस तरीके से तो उसको बोलते हैं ऑफ स्विच, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, ये दोनों ही सिंबल ऑफ स्विच के लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहीं पर इसको इसका इसके साथ कनेक्शन कर दें और यहां पे डॉट लगा दें, तो ये हो जाएगा ऑन स्विच, ठीक है ना। ऐसे यहां पर ये जो बल्ब यहां पे मैंने लिया था, अगर सपोज करो मैं यहां पर इसको इस तरीके से ले लेता, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, तो ये लाइटेड बल्ब है, ये जल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, लाइटेड बल्ब, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको कुछ और मिलेंगे, आपको कनेक्टेड वायर मिलेंगे। एक और ऐसा होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है नहीं हमारे सिलेबस में। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, आप वेरिएबल से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सिंबल्स हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। दूसरा होता है, आई थिंक जगह नहीं है, चलिए हम सिंबल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके पास बुक होगी, उसमें बाकायदा बनी होगी, मेमोराइज ही करने हैं आपको, याद ही करने हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला रॉकेट साइंस टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इतने ही बना लीजिए, बाकी जो सिंबल यूज होगा, जब भी यूज होगा हम आपको बना के बता देंगे भाई पे ये किस चीज का सिंबल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
पोटेंशियल वर्ड आपका सुना हुआ होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं सुना है, वो हम आपको सुना रहे हैं और समझा भी रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां पर मान लो कोई एक चार्ज है ना, ये चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और चार्ज है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जहां चार्ज होता है वहां उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, तो ये चार्ज है और इस चार्ज के जहां पे भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के चारों तरफ है। अब मैं इस चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, मैं कहीं से भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड भी यूज किया गया इसकी डेफिनेशन में, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब होता है कहीं से भी, ठीक है। जो चीज डिफाइन नहीं होती उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम चार्ज ला सकते हैं। सपोज करो वो चार्ज हम यहां से यहां पे लेके आ रहे हैं, तो जब ये चार्ज हम इस पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए अगर बोल रहे हैं, पॉइंट ए से इस चार्ज को इस गिवन पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको जब लेके आएंगे तो जैसे ही ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। मैंने बताया था आपको चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं इस चार्ज को, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। और वो फोर्स आपका दो तरीके का होगा, या तो वो अगर ये दोनों सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर ये पॉइंट ए से, सपोज करो ये पॉइंट बी जो गिवन पॉइंट है जहां पे हमें चार्ज लाना है, इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है ना, तो क्या यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। भाई चार्ज ए पॉइंट में था, वो गिवन पॉइंट जहां हम लाना चाहते थे पॉइंट बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाते हैं वहां क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो अब हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। और किस पॉइंट पर, जहां पर पहले से एक चार्ज था। ओके, तो इसको डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the work done to carry a charge, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, कभी बार सिंपल चार्ज बोलो। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम, तो फ्रॉम तो मैंने बोला कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी मतलब इंफिनिटी लिखेंगे यहाँ पे, to carry a charge from infinity to a given point, उस पॉइंट पर जहां पर पहले से एक चार्ज है, ठीक है। तो it is defined as the work done to carry a charge from infinity to a given point is called electric field। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में होता है 95% फॉर्मूले हमारे डेफिनेशन से ही बनते हैं। तो पोटेंशियल या यूं कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन, तो वर्क डन। अब ये वर्क डन किस लिए हो रहा है, चार्ज को लाने के लिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, मतलब चार्ज, ठीक है ना। एक चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर जो वर्क डन होता है, उन दोनों का रेशियो ही होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों हम बी से डिनोट करते हैं, और वर्क डन तो आपको पता है W से डिनोट करते हैं, और चार्ज भी हम Q से डिनोट करते हैं। तो एक ये फॉर्मूला और मिल गया हमें, क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है।
B इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन करेंगे, इसके साथ कुछ बात करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे, तो वहां से कुछ और नए कंक्लूजन निकलेंगे। जैसे वही चीजें वो 1 एम्पियर पूछ रहे थे, वो 1 कूलाम पूछ रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे 1 वोल्ट भी पूछेंगे। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो अभी हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस इस स्पेलिंग में जनरली मिस्टेक कर देता हूं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V, और V किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्ट, और वोल्ट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, किस चीज को हम वोल्ट बोलते हैं वो बात करेंगे अभी हम। V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यूनिट की अगर बात करें तो कैसी यूनिट बनेगी, V इक्वल टू W की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो जूल पर कूलाम क्या होता है, जूल पर कूलाम ही पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है ना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब करंट को मेजर करते थे हम एमीटर से, उसकी यूनिट थी एम्पियर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट है वोल्ट। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज measured by the device called voltmeter, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम किसी भी डिवाइस में फ्लो होने वाला वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, वोल्ट मीटर इज connected in parallel combination to the device जिस डिवाइस में भी हमें वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, और इसमें अगर हमें इसका वोल्टेज नापना है तो ये वोल्ट मीटर हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब ये इस कंडीशन में अगर लगा हुआ तो ये हमें बताएगा कि प्रॉपर वोल्टेज कितना है इसमें बल्ब में, ये कितने वोल्टेज का बल्ब है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर फोन से पूछते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट, तो क्या बताओगे, when 1 joule work is done, ये 1 वोल्ट कब बनेगा, जब ये 1 जूल हो जाए और ये 1 कूलम हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, when 1 joule work is done to carry, कितना चार्ज लाने में, 1 कूलम चार्ज लाने में। when 1 joule work is done to carry 1 कूलम of charge, 1 कूलम of charge is what, 1 वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा 1 वोल्ट होता है, 1 को 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि जब 1 जूल वर्क हो 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है। एक और वर्ड आएगा आप सुनोगे इसमें, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 10th क्लास में पॉसिबल क्वेश्चन है फिजिक्स के इस चैप्टर के, मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, यही नोट्स पढ़ के चले जाइएगा, बिंदास पेपर दीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो अभी मैंने नहीं कराई है, उनको भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस इन फॉर्मूले जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, डिफाइन कर देते हैं, मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इट इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन लिखता हूं मैं ऐसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये दो पॉइंट से कनेक्टेड होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर मान लो 20 वोल्ट पोटेंशियल है और इस पॉइंट बी पर मान लो 5 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है ना। जनरली कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, या सपोज कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से कि इस तरीके से कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट ले रहा हूं मैं, इसमें ये जो पॉइंट है इस पर यहाँ पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये क्या आ गया हमारा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कि किन्हीं दो पॉइंट में, किन्हीं दो पॉइंट पर जितना पोटेंशियल हो उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। समझ में। एक चीज और हम लोग बात करते हैं कि जनरली ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। एक चीज आप ऐसे सपोज करके चलिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो एक प्लेन है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक प्लेन है, और हम चाह रहे हैं कि इसमें चार्जेस फ्लो हो, मतलब एक करंट फ्लो हो, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा होता नहीं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ कि अब सपोज करो कि ये दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट ज्यादा रफ्तार से दौड़े। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है मैंने, अब जितनी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो अब ध्यान से देखो कि अगर इस प्लेन के दोनों पॉइंट पर हम जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे इनकी हाइट में, अगर ये ऐसे है तो नहीं, अब इनकी हाइट में अगर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो उतना ही ज्यादा ये फास्ट मूव करेगा। तो सेम आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल के लेवल में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अभी इसी चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ये बात ओम्स ने भी कही है। एक क्या कहा है उन्होंने, वो बात कर लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ बोलते हैं जिसको, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको पूछते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इसको पूछेंगे जरूर, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, बच्चों लॉ क्या होता है, LAW, लॉ क्या होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद 100, 200, 1000, 1500, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम किसी एक ही रिजल्ट पर बार बार पहुंचते हैं तो उस रिजल्ट को हम लॉ बना देते हैं। तो यहाँ पे ओम्स नाम के एक फिजिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन्हें बार बार सेम रिजल्ट मिला तो उन्होंने इसको एक लॉ बना दिया। लॉ क्या बनाया उन्होंने, क्या कहा है, उन्होंने एक बात कही है, पहले मैं समझा दे रहा हूं क्या बात कही है उन्होंने कहा कि सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखूं, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सेम रखूं, चेंज ना करूं, लाइक इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी को हम विड्थ कहेंगे, और इसमें टेम्परेचर को चेंज ना करें, प्रेशर को चेंज ना करें, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर से उनकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएंगे। तो कह रहे अगर इन चीजों का हम चेंज ना करें तो इस कंडक्टर में करंट और पोटेंशियल के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब होती है दूसरे के साथ, जब एक क्वांटिटी के बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी वायर की फिजिकल कंडीशन सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो उनके लॉ को हम पहले लिखते हैं और फिर हम समझते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या कहा उन्होंने, इफ द फिजिकल कंडीशन, if the physical condition of a wire remains constant, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना भाई। A wire remains constant if the physical condition of a wire, और आप कंडक्टर भी कह सकते हैं यहाँ पे, चलो मैं कंडक्टर ही लिख के दे रहा हूं, of a conductor remains constant, then पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं हम, बार बार इसको भूल जाते हैं, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली proportional to the current, ठीक है ना। कह रहे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज I, मतलब दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, राइट, ओके। तो फिजिक्स में क्या होता है बच्चों कि जब भी कहीं पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट कूद पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट आएगा। तो इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि फॉर रिमूविंग द साइन ऑफ, इसमें सीधा लिख रहा हूं, द साइन ऑफ साइन, ये अंडरस्टूड है, साइन ऑफ दिस, यानी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए देयर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। अभी एक नई चीज आपको मिली है सीखने को कि अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसको हम R से डिनोट करते हैं। वैसे तो फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, V इक्वल टू रेसिस्टेंस, ये पूरा लिखे, फिर राइट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ यूज करेंगे, तो इसको हम R को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, फिर R इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I, और ये वैल्यू हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो R इक्वल टू V अपॉन I इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बच्चों ये एक लीनियर फंक्शन बनेगा हमारा, V इक्वल टू IR एक लीनियर फंक्शन है। आप V और I की वैल्यूज को जैसे जैसे चेंज करोगे आपको एक लीनियर लाइन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने मैथ में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कह दूं y इक्वल टू 2x, तो डेफिनेटली क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनेगा, तो एक लाइन बनेगी। सेम चीज यहाँ पर है कि V इक्वल टू IR, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज इस पर हम पोटेंशियल ले लिया, इस पर हमने करंट ले लिया, तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि इस ग्राफ से हम ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, ठीक है ना। सपोज आप इस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, तो इधर कुछ I1 होगा और इधर कुछ B1 होगा, तो इनका जो रेशियो आएगा B1 अपॉन I1 वो हमेशा R आएगा। सपोज आप इस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर सपोज करो करंट I2 है
और इस पॉइंट्स पर कैन सपोज करो B2 है, तो ये B2 अपॉन I1 जो भी आएगा ये 100% क्या होगा, R ही होगा। यानी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होगा वो ये R के बराबर ही होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। सो दिस डिफाइंस द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या कहा, एक बार फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस लाइक इसकी लेंथ, विड्थ, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इसकी लेंथ विड्थ में कोई भी चेंज ना हो, यदि आप क्रॉस सेक्शन बिल्कुल भी चेंज ना हो, तब उन्होंने कहा है कि इसमें पोटेंशियल और करंट का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उनके उस लॉ को मैंने नरेट किया, नरेट करने के बाद यानी एक फॉर्मूला निकाला B = IR, ठीक है ना, B = IR। अब R क्या है, B/I का रेशियो, यदि इसको और पढ़ेंगे ये है क्या, रेसिस्टेंस। अगर इसके यूनिट की बात कर ले, यहीं पे यूनिट की बात कर लेते हैं, तो R की यूनिट क्या हो जाएगी, B की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट A, तो पोटेंशियल अपॉन एम्पियर, ठीक है ना, पोटेंशियल अपॉन एम्पियर, इसको हम बोल सकते हैं ओम, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, R = B/I, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर इज ओम। ओम ने दिया है तो ओम ने अपने ही नाम पर उसका नाम रख दिया, तो इसको सिंबल इसका कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है प्रॉपर ना बनाओ, बुक में देख लेना कैसे बना, जनरली बनाने वाले इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक है, कोई अभी एक्चुअली रूल तो इसका ये है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उस पर 2-4 प्रॉब्लम्स करें, 2-4 न्यूमेरिकल करें, उसके बाद आगे बढ़े। बट ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट ऑनलाइन, ठीक है, एक जरा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से हम प्रॉब्लम्स के लिए आपको अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। अभी हम केवल थ्योरेटिकल इसको समझते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि जब भी इस थ्योरी को, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ो, उस टॉपिक को सही से पढ़ो, ठीक है ना, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को करें, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। और अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में समस्या, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप नहीं सही से कर पा रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। या कॉन्सेप्ट क्लासेस के जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आप वहां पे बात करिएगा, वो रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर का नंबर आपको दे देंगे और वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपको 2 काम जरूर करने हैं, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे और आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंट की।